Hello students, today I shall discuss interrogative sentence of future perfect tense। जैसा कि मैं इसके पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर चुका हूं, तो आज आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक वाक्य और दो वाक्य, मतलब कि जो एक वाक्य वाले वाक्य हैं, मतलब सिंगल और डबल दोनों वाक्य पर कैसे अनुवाद किया जाता है, उसको कैसे हल किया जाता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि पॉजिटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो सेंटेंस आ जाते हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। पहला अगर सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है तो आप प्रयोग कर सकते हैं सिंगल सेंटेंस के नियम को, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट के टोटल उसी नियम को प्रयोग कर सकते हैं जिस नियम को इसके अंतर्गत देख रहे हैं इस वीडियो में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो रूल्स होते हैं पॉजिटिव निगेटिव से इंट्रोगेटिव, उसी का केवल यूज करेंगे। यू हैव नॉट यूज्ड, आपको ये नहीं प्रयोग करना है कि वो उसके अंतर्गत जो दो वाक्य हैं तो दोनों वाक्यों का प्रयोग, दोनों वाक्यों के रूल्स जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो सेंटेंस जिसमें आए हों, अर्थात डबल सेंटेंस वाले वाक्यों को। सिंगल सेंटेंस वाक्यों वाले वाक्य में चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे पॉजिटिव है, चाहे जो हो, उसमें किसी प्रकार की हेजिटेशन, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है आप जानते रहे। केवल जैसे इसमें है राधा आप कहाँ जा चुकी होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा वेयर विल, अभी हम आपको नियम दिखवाते हैं। वेयर विल राधा हैव गॉन। अभी आप नियम के अंतर्गत आप देखिए, पहले आप सेंटेंस को समझिए, इसके बाद हम रूल्स के अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव ए, मतलब कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के नियमानुसार हम आपको सेंटेंस को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हुए मतलब थोड़ा सा उसको शॉर्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके समक्ष, ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य या सहायक प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि मैंने बताया है कि दो प्रकार के वाक्य हो जाते हैं, टू टाइप सेंटेंस हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो मुख्य प्रश्नवाचक इसको नहीं कहा जाता, बल्कि इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहते हैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, आप इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ये केवल प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये कौन से वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक। अब इसमें एक होता है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब एक को कहा जाता है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरे को कहा जाता है सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा करते हैं। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य से पहले आप इन वाक्यों को देखिए, ये भी मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य ही अंतर्गत हैं। अभी हम रूल्स बताते हैं। अब जैसे इसमें दो वाक्य आ गए हैं, आप इसको जो है कंसीडर कर लीजिए, पहला वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया, और इसमें केवल और केवल एक वाक्य है। इट इज ओनली सिंगल सेंटेंस अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप इसमें कुछ नहीं घबराने की ज़रूरत है। आप ये बताया गया है कि जो वाक्य पहले होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अनुसार होगा। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स लगेगा, चपरासी घंटी क्यों बजा चुका होगा। व्हाई, आप देख रहे हैं, विल द प्यून हैव रंग द बेल। ये क्या हो गया, ये इसका अनुवाद हो गया। अब आ जाएगा आपका बिफोर। अब बिफोर के बाद क्या लिखेंगे आप, मेरे स्कूल पहुंचने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई रीचेज नहीं होगा, आई रीच द स्कूल। देखिए ये बन गया वाक्य। मतलब ये जो है ये किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये वाक्य किस में बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है। ये क्योंकि उसमें नियम है कि पहले के पहले का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो
आप देख रहे होंगे कि ये क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के दो सेंटेंस आ सकते हैं। जो सेंटेंस आप पहले करेंगे उसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के आधार पर हल करेंगे, और जो सेंटेंस बाद में आप ट्रांसलेट करेंगे उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार हल करेंगे। उसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को भी देखेंगे, क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है कि एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या इस लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या इस नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रूल्स वही आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें होता है सर्वप्रथम, आप देख रहे हैं अभी इस पर इसके वाक्य पर हम स्पेशली चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस शैल या विल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। अब ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य का नियम हो गया। अब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य का नियम हो गया। अब आप देख सकते हैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत ये हल किया गया है। और सेंटेंस को आप देखिए जो इसके अंतर्गत आते हैं वो कैसे हल होंगे, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपने जैसा कि जाना कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत दो प्रश्नवाचक होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है बी। अब ए किसको कहा जाता है? जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द जो है वाक्य के बीच में हो, हिंदी के वाक्य के बीच में। ये किसके वाक्य के बीच में हो? हिंदी वाक्य के बीच में हो, तो इसको मुख्य प्रश्नवाचक की श्रेणी में रखा जाता है। आई मीन टू से दैट इफ दीज 5 वर्ड्स आर यूज्ड इन द मिडिल ऑफ हिंदी सेंटेंसेज, सो इट इज कॉल्ड दैट इट इज मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि ये हिंदी वाक्य के बीच में ये शब्द आए हों, अर्थात कहने का तात्पर्य यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों, तो ऐसे वाक्यों को हिंदी वाक्यों के पहचानानुसार, मतलब पहचान के अनुसार मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अभी हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इन शब्दों से शुरू होने वाले, मतलब इन शब्दों के साथ, मतलब बीच में आने वाले इन शब्दों से यदि वाक्य बने हुए हैं, इन वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में ये शब्द आए हुए हैं, तो हमेशा ए मतलब कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द का मुख्य प्रश्नवाचक वाला वाक्य कहा जाता है कि ये मुख्य प्रश्नवाचक है। क्योंकि ये कहा जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज मुख्य प्रश्नवाचक एंड सेकेंड इज सहायक प्रश्नवाचक। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के अलग अलग अपनी सहायक क्रियाएं होती हैं, तो जो सहायक क्रियाएं जिस टेंस में प्रयोग की जाती हैं, उस सहायक क्रिया से जो वाक्य बनाए जाते हैं उस वाक्य को सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो वैसे तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, 24 सहायक क्रियाएँ होती हैं, और जबकि टेंसेज जो है 12 ही होते हैं। तो हर प्रत्येक टेंस में किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3, किसी में ऐसी सहायक क्रियाएं आती हैं। तो जो सहायक क्रियाएं उस टेंस में आती हैं उससे वाक्य यदि बनाया जाता है, और यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य बोले जाते हैं। अभी हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा कर रहे हैं। यह लकड़हारा पेड़ कैसे काट चुका होगा। अब आप इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे शब्द आया है बीच में, तो इसकी सर्वप्रथम अंग्रेजी लिखी जाएगी। यहाँ कहा गया है सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद शैल या विल। शैल या विल का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट हैज कम इनटू दैट सेंटेंस। उस वाक्य में जो कर्ता आया है उसी के अनुसार शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने शॉर्टली क्लासिफिकेशन ऑफ शैल हैव एंड विल हैव मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू द क्लासिफिकेशन ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। आई मीन टू से दैट शैल हैव इज यूज्ड after
दैट मतलब इसके पहले, बिफोर दैट मतलब इसके पहले जो है सेल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ प्रयोग किया जाता था। सेल और हैव का प्रयोग आई और बी के साथ किया जाता है, जबकि मॉडर्न यूज में मतलब मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न अंग्रेजी के व्याकरण में सेल हैव और हैव में अंतर नहीं किया गया। मतलब कि सेल और हैव की कोई कंडीशन नहीं रखी गई, जबकि ये बताया गया कि सेल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ जो किया जाता था, अब सभी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर फिर भी आप सेल हैव को आई और बी के साथ ही प्रयोग करिए, गलती नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे आई और बी के साथ सेल हैव का प्रयोग, ठीक है। बल्कि जबकि बहुत अंतर नहीं रखा गया है, दोनों को समांतर भाव मतलब दोनों में जो है विल हैव को ही प्रायोरिटी दी जाती है। विल हैव का प्रयोग प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन आप आई और बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह लकड़हारा, हाउ विल दिस वुड कटर, आप देख रहे हैं हाउ विल हैव दिस वुड कटर हैव कट दैट ट्री, यह लकड़हारा वह पेड़ कैसे काट चुका होगा। अब देखिए जैसे यहाँ है ये सिंगल सेंटेंस है, ये कितना सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है। अब यहाँ तुम कहाँ जा चुके होगे, अब यह भी एक सिंगल सेंटेंस है। तो अभी आप सिंगल सेंटेंस को देख रहे हैं, इसके बाद हम आपको डबल सेंटेंस की बात करते हैं। तुम अब कहाँ जा चुके होगे, अब यहाँ पर यू करता है तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर विल यू हैव गॉन नाउ, नाउ मीन्स अब, इस प्रकार से ये बन गया। अब नीचे भी एक सेंटेंस है, उसकी बहन किसको पढ़ा चुकी होगी, अब यहाँ पर हो जाएगा whom will हर या हिज है जो लिख दीजिए, हिज सिस्टर हैव टाट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है सिंगल सेंटेंस को मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार जो है हल किया जा रहा है। अब हम इसके पश्चात जो है चर्चा करेंगे कि इंट्रोगेटिव भी मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से हल किया जाता है। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को देखने के पश्चात तब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दो वाक्य आते हैं, तो दो वाक्यों में सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक कैसे हल किया जाएगा। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में होगा सर्वप्रथम शैल या विल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जिसको आप कर्म कहते हैं, ये इसका रूल्स है। मतलब सहायक प्रश्नवाचक का क्या नियम है, सर्वप्रथम शैल या विल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सर्वप्रथम कर्ता शैल या विल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को देखिए कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे हल किया जाता है। अब आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों को देखिए, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे हल किया जाता है, उसका नियम क्या है। अब देखिए, क्या तुम्हारा नौकर दरवाज़ा बंद कर चुका होगा। आप देख रहे हैं। अब इसमें वाक्य जो है क्या से प्रारंभ है, लेकिन आप व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नियम बता रहा है कि सर्वप्रथम आप लिखेंगे शैल या विल। अब यहाँ तुम्हारा नौकर जो है इसको कंसीडर आप करेंगे तो ये आ जाएगा ही के श्रेणी में, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ क्या लिखेंगे, विल
योर सर्वेंट हैव, शट बंद करने की अंग्रेजी उसका थर्ड फॉर्म शट ही होता है, शट द डोर बन गया। विल योर सर्वेंट हैव शट द डोर। और दूसरा वाक्य देखिए इसी के संदर्भ में, क्या कविता अपना पाठ याद कर चुकी होगी, याद कर चुकी होगी। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सिंगल सेंटेंस का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम डबल सेंटेंस की बात करते हैं। तो अब यहाँ क्या कविता, कविता एक लड़की है, लड़की अर्थात सी के साथ होगा विल। विल कविता हैव, विल कविता हैव लर्नड, इसका अपनापन ही होगा हर लेसन। विल कविता हैव लर्नड हिज हर लेसन, ये इसका पजेसिव केस, सी का पजेसिव केस होता है हर। यहाँ पर क्या हो गया, हर। अब हम इसी के अंतर्गत मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही अब दो वाक्यों पर हम चर्चा करेंगे। या आप यह देख लीजिए कि आपके सिलेबस में जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात होती है कभी कभी, कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो। तो उसके पहले हम दो सेंटेंस वाले वाक्यों पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम नकारात्मक वाक्य भी इसके साथ हल करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे। और नकारात्मक वाक्य आप देखिए, नकारात्मक वाक्य कैसे इसमें आता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले दो वाक्य देखिए आप। दो वाक्य में जैसा कि कंडीशन है आप जानते हैं, क्या मीरा नाश्ता करने से पहले स्नान कर चुकी होगी। देखिए, क्या मीरा नाश्ता करने से पहले स्नान कर चुकी होगी। अब इसमें दो वाक्य आ गया। जब दो वाक्य आ जाए आप बिल्कुल मत घबराइए, पहले दोनों को खंड कर लीजिए। जब आप खंड कर लेंगे तो आपको वाक्य छोटा छोटा दिखाई पड़ने लगेगा। आपने खंड कर लिया वाक्य को, जब आपके पास अब दो वाक्य हो गए, ये मान करके आप चलिए कि मेरे पास अब दो वाक्य हैं। एक वाक्य था तो ये बड़ा लंबा वाक्य दिखाई पड़ रहा था, इसमें कुछ आपको समझने में परेशानी हो रही थी। लेकिन मैंने रूल्स बताया है कि चूँकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल और केवल एक शब्द आता है, वह शब्द होता है बिफोर। यदि वाक्य के बीच में बिफोर शब्द आया हो, वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो, तो जो फार्मूला मैंने बहुत ईजिली मतलब बहुत सरल ढंग से आपको मैंने समझाया है, उसी फार्मूले को आप याद कर लीजिए। वो फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंस में भी लागू होता है, वह फार्मूला निगेटिव सेंटेंस में भी लागू होता है, वह फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए और बी दोनों में लागू होता है। तो आप देख रहे हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक प्रश्नवाचक वाला वाक्य है। जब सहायक प्रश्नवाचक वाला वाक्य में दो वाक्य आ गए हैं तो आप दोनों को कैसे क्या करिए, खंड कर लीजिए। एक ये वाक्य हो गया, एक वाक्य हो गया। अब मेरी बताई गई बात को आप रिवाइज करिए कि मैंने कैसे बताया था कि यदि वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो तो पहले के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, पहले के पहले का अनुवाद वाक्य में बाद में होगा फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फार्मूला लागू हो गया, आपको बहुत सरल हो गया वाक्य। स्नान कर चुकी होगी कौन, मीरा। तो मीरा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, विल मीरा, चूँकि कर्ता एक ही है वाक्य दो है। विल मीरा हैव, बेद मीन्स होता है स्नान करना, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेद्ड। अब इसके बाद आ जाएगा बिफोर, नाश्ता करने से पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा टेक्स द ब्रेकफास्ट। इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब एक ही कर्ता आएगा, क्योंकि मीरा ही करता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कर्ता आप नहीं लिख सकते हैं।
आप चाहें तो सी को कोष्ठ में लिख सकते हैं। ऐसे वाक्यों को आप आइडेंटिफाई किए रहना चाहिए आपको, क्योंकि जैसे ऐसे वाक्य आ गए हैं जिसमें कर्ता एक ही है, वाक्य दो है, तो दोनों मतलब स्थान पर कर्ता को बार बार नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर मान लिया जाता है। क्योंकि वाक्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें कर्ता सिंगल ही आपको प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो वाक्य कैसे बनते हैं। अब हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य इसी वाक्य को मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, क्या पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ चुके होंगे। देखिए, ये दो वाक्य हो गया, एक वाक्य है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य आ गया है। मतलब कि दोनों इंडिकेट कर रहा है, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है। तो आप ऐसे वाक्यों से बिल्कुल मत घबराइए। अब मैंने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक में मुख्य प्रश्नवाचक हो चाहे सहायक प्रश्नवाचक हो, जब आप कर्ता का प्रयोग करेंगे, कर्ता सडनली जहाँ पर आ जाएगा ठीक उसी के बाद आप तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे, आपका वाक्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, विल द फादर, अब देखिए हैव ना लिखिए, नॉट हैव रेड द न्यूज़ पेपर, बन गया वाक्य आपका। मतलब क्या हो गया, विल द फादर नॉट हैव रेड द न्यूज़ पेपर, मतलब कर्ता के बाद आपने नॉट लगाया। अब आप और वाक्यों को आप देखिए, मुख्य प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक कैसे आते हैं। देखिए, यह वाक्य है, यह लड़का एक निबंध क्यों नहीं लिख चुका होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव के कॉन्सेप्ट को जो है आपके सिलेबस में दर्शाया है कि निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी एक वाक्य माना जाता है, चौथा वाक्य मान लीजिए। तो आप देखिए, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में बहुत वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, कठिनाई नहीं होती है। अब यहाँ पर आएगा व्हाई विल दिस, करता आ गया, बॉय नॉट, लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, इसलिए हो जाएगा रिटेन। व्हाई विल दिस बॉय नॉट रिटेन एन एसे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्य प्रश्नवाचक में नकारात्मक, सहायक प्रश्नवाचक में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। यदि इसी में मान लीजिए दो वाक्य हो, ऐसे अगर हो जाए कि वर्षा होने से पहले, दो वाक्य हो गया, होने से पहले, अगर ऐसे वाक्य हो तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल दिस बॉय नॉट हैव रिटेन एन एसे। अब ये इसी में बिफोर जुट जाएगा, दो वाक्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर इट, इट को ये सिंगल सब्जेक्ट माना जाता है, इट रेन्स, ऐसा हो गया। तो अब आप थोड़ा सा हु के प्रयोग को आप देख सकते हैं कि हु का प्रयोग कैसे होता है। हु मीन्स होता है कौन, ये मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में दिखाई पड़ता है लेकिन मुख्य प्रश्नवाचक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हु वाले वाक्यों को भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत देख सकते हैं। हु की अंग्रेजी हिंदी होती है कौन। हु वाले वाक्यों में जैसे तुम्हें व्याकरण कौन पढ़ा चुका होगा, तुम्हें व्याकरण कौन पढ़ा चुका होगा, ये एक वाक्य है। आप देख सकते हैं इसमें जो है तुम्हें जो है कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया गया है, लेकिन ये कर्ता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रत्येक टेंस में हु का प्रयोग कैसे किया जाता है। हु को मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में तो दिखाया जाता है, लेकिन ये हमेशा जब वाक्य बनने लगता है तो ये हमेशा कर्ता के स्थान पर काम करता है, कर्ता के रूप, कर्ता की भांति काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि तुम्हें व्याकरण कौन पढ़ा चुका होगा। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसमें हु शब्द आया है। यदि आप हु को मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे तो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यदि आप हु को कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के साथ एक सहायक क्रिया आती है तुरंत। अब यहाँ पर हम प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो गया हु, अब एक सहायक क्रिया आई हु विल। अब इसके साथ क्या आना चाहिए, यदि ये प्रश्नवाचक शब्द का काम कर रहा तो यहाँ पर आना चाहिए कर्ता, लेकिन इसमें कर्ता है ही नहीं। जो तुम्हें लिखा है, जो ये तुम्हें शब्द आया है, ये कर्म के रूप में है, यह भी वाक्य के लास्ट में जुट जाएगा। तो हु विल हैव यहाँ डायरेक्ट सहायक क्रिया दोनों लिख दी जाएगी। हु विल हैव
टाट, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आएगा, हु विल हैव टाट यू ग्रामर। अब यहाँ देखिए, आप ये देख रहे हैं कि हु का प्रयोग जो है वो कर्ता के रूप में किया जाता है। अब कर्ता के रूप में कैसे प्रयोग किया गया, आप उसको देख भी सकते हैं। जहाँ पर कर्ता के बाद जब वाक्य में कर्ता लिखा जाता है, आई भी, दे, ही, सिट कोई भी लिखा जाएगा तो उसके साथ दोनों सहायक क्रिया एक साथ ही आ जाती हैं। यहाँ पर दोनों सहायक क्रिया एक साथ आई हैं, इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि हु का प्रयोग किसके रूप में किया गया है, कर्ता के रूप में। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हु का कैसे प्रयोग किया जाता है उसको भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आप जो है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने देखा। उसमें जो दो वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव जो आता है उसको, और प्रश्नवाचक वाक्यों को उसके साथ निगेटिव, मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के साथ निगेटिव, सारे मतलब कि दोनों पद्धति वाले वाक्यों को आपने देखा। ये भी आपने देखा कि जो मेन इंट्रोगेटिव है, जो मेन मतलब सहायक प्रश्नवाचक है, जो मुख्य प्रश्नवाचक है, उसके साथ कैसे अगर दो वाक्य आ जाते हैं तो कैसे अनुवाद आप करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि यदि उसमें पूर्व शब्द आएगा, केवल एक ही शब्द आता है, पूर्व के बाद का अनुवाद सर्वप्रथम आप करते हैं अकॉर्डिंग टू मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड पूर्व के बाद का अनुवाद आप सर्वप्रथम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग, मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अनुसार। तो आपने ये देखा कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, उसके साथ भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है, मुख्य के प्रश्नवाचक वाक्य के साथ और सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के साथ। और इसके अंतिम में आपने ये देखा कि हु का प्रयोग किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जा रहा है। तो हु का जो प्रयोग किया जाता है वो वाक्य में तो दिखाई पड़ता है कि जैसे मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है और कर्ता के रूप में आप प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। यदि इसको मुख्य प्रश्नवाचक मानेंगे तो आप अनुवाद करने में आपको कठिनाई होगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, I have discussed today interrogative sentence under future perfect tense and I have completed. Thank you very much.